नमस्कार, आपका डॉक्टर लेकर खबरफास्ट पर मैं हूं भविष्य त्यागी। बदलता मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियां साथ लेकर आता है और इसी तरह की मौसमी बीमारियों से बचने के लिए सावधानी, सतर्कता, मेडिकेयर और साथ साथ जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको तमाम वो चीजें बताते हैं कि इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, कैसे सतर्क रहकर, जागरूक रहकर इन बीमारियों को खुद से दूर रखा जा सकता है। दरअसल बदलते मौसम में डेंगू भी एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रही है। आज इस कार्यक्रम में डेंगू पर ही हम चर्चा करेंगे, किस तरह से, क्या इसके लक्षण होते हैं, किस तरह से सावधानी और सतर्कता के साथ डेंगू से हम अपना बचाव या अपनों का बचाव कर सकते हैं। तो कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। डॉक्टर गुरविंदर सिंह हैं, इंचार्ज हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओढ़ा के, और डॉक्टर अनुपमा मित्तल हमारे साथ जुड़ रही हैं, डेप्यूटी सिविल सर्जन हैं रोहतक। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर। अनुपमा जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा। जिस तरह की ये बीमारी है डेंगू, सबसे पहले, क्योंकि आमतौर पर इसके लक्षण भी कुछ ऐसे ही होते हैं कि शुरुआत में बुखार आता है, सर्दी लगती है, तो कैसे एक इंसान पहचाने कि एक आमतौर पर ये वायरल या किसी तरह का फ्लू नहीं है, ये डेंगू की बीमारी है? ये तो देखिए, आपने भविष्य बहुत सही प्रश्न पूछा है। ये डेंगू में भी बुखार जैसे बाकी वायरल डिजीजेज में आता है, या आजकल अगर हम देखें तो कोविड में आता है, जी। उसी तरह का बुखार होता है। पर इसमें थोड़ा शरीर में दर्द, हड्डियों में दर्द, आंखों के पीछे रेट्रोऑर्बिटल पेन हम उसे कहते हैं, जी। वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो हम सबको यही सलाह देते हैं, आपको अगर कोई भी बुखार है जी। और आपको लग रहा है कि आपको शरीर में दर्द है, एक दिन हो गया है, 2 दिन हो गए हैं, नहीं आराम हो रहा है, तो आप जाके जरूर अपनी जांच कराएं। इसमें बहुत आसानी से ये पता चल जाता है कि डेंगू तो नहीं है। जी। कहीं ना कहीं ये लोगों में धारणा, आम धारणा होती है, क्योंकि देखिए, अगर जैसा मेरा सवाल था कि भाई जब बुखार होता है तो सेल्फ मेडिकेयर आदमी करता है, कोई इंसान, पीड़ित व्यक्ति करता है, जो एक जेनरिक फार्मूलेज होते हैं, पैरासीटामोल होता है या इस तरह की कोई दवाइयाँ होती है, तो लोग ये 2 या 3 दिन ऐसे करते हैं कि भाई पैरासीटामोल हम ले लेते हैं तो उससे शायद हम सही हो जाएं। तो क्या ये एक गलत धारणा है लोगों के मन में, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं डेंगू को रेक्टिफाई करने में जो एक वक्त है वो ज्यादा लगता है? हाँ, बिल्कुल ठीक बात सही बख्शी दी आपने। जी। इसमें कई बार आदमी डिले कर देता है और उसमें कई बार प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और उसके बाद उसको कई बार रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता जी। है। इसीलिए हम सभी को यही सलाह देते हैं कि ज्यादा लंबा आप घर में इंतजार ना करें। जैसे ही आपको ये लगे कि आपको बुखार है और 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, नहीं आराम हो रहा है, आप घर में अगर गोली लेना चाहते हैं, आप पैरासीटामोल या क्रोसिन ले सकते जी। हैं। इसके सिवाय कोई भी कॉम्बिनेशन वाली दवा या एस्पिरिन बिल्कुल ना लें। जी। और जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट जो भी आपके स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ जाके आप जांच करा सकते हैं, जांच कराएं, जिससे ये क्लियर हो जाए कि आपको डेंगू नहीं है। जी। बिल्कुल, चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर गुरविंदर, मेरा सवाल भी आपसे यही है, किस तरह से पहचाने शुरुआती स्टेज में कि ये एक आम बुखार नहीं है, किसी तरह का वायरल नहीं है, ये डेंगू है? किस तरह के इसके लक्षण होते हैं? लक्षण है वो, इसको वैसे भी हम ब्रेक बोलते हैं। इसमें बॉडी पेन बहुत ज्यादा होता जी। है। और दूसरी बात इसमें जो बुखार रहता है वो बहुत तेज डिग्री का बुखार रहता है। इसमें जी। नॉर्मली 101, 102 का बुखार इसमें देखने को मिलता है, बॉडी पेन देखने को मिलता है। और कभी कभी इसमें जो क्लासिकल साइंस है कि थोड़े थोड़े शरीर पे रेड कलर के निशान भी आ जाते हैं। जी। तो इसमें है ये कि इसकी ये है कि इनिशियल जो सिम्टम्स हैं इसके, बॉडी में पेन होना, ज़्यादा तेज बुखार होना, और कोई भी जो मान लो इनिशियल ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे अभी मैम ने बताया पैरासीटामोल ले सकते हैं आप। हर जो कॉमन आदमी है वो पैरासीटामोल ट्राई करता है, जी। कई बार उससे ये फीवर सबसाइड डाउन नहीं भी होता है। जी। तो इसका जो मेन रीजन है वो एक मॉस्किटो फ्री बाइट ओरिजिन का ये फीवर है। तो ये फ्रेश जो वाटर होता है उसका जो मॉस्किटो होता है उसके ये बाइट करने से ये फीवर की जो सारा है वहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है, जो इसका लाइफ साइकिल है वहाँ से स्टार्ट होता है ये जी। डेंगू।
नम का जो मास्टर होता है उसके बाइट करने से ये सारा इसका लाइफ साइकिल वहां से स्टार्ट होता है। और इसमें जो प्रोबेबली लगभग ये ले जाता है 7 डेज का इसका पूरा टाइम होता है कि 7 डेज में ये रेमिशन इसका हो जाता है जी। पूरा। और जो इसके जो मान लो जो डेंजरस साइन है, जैसे मतलब जो अगर स्टार्टिंग ही अपने को पहचान ले, कोई भी मान लो पेशेंट है वो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखे कि फीवर नहीं डाउन हो रहा हो, उसको वॉमिटिंग हो रही हो, बहुत ज्यादा बॉडी में पेन हो रहा हो, मांसपेशियों में बहुत ज्यादा जकड़न हो रही हो, आंखों के पीछे, इसको हम क्लियर वाइट पेन भी कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, अगर वो हो रहा हो तो इस पे नजदीकी अपने स्वास्थ्य केंद्र पे जाना चाहिए। जो सेंसर्स हैं जैसे स्लाइड है, एप्लीकेशन में इसमें थोड़ा सा रेमेटाइजिंग करना चाहिए क्योंकि प्लेटलेट काउंट इसमें डाउन होता है। जी, ठीक है। डॉक्टर गुरविंदर, मैं आपके पास लौटूंगा कुछ और सवालों के साथ, लेकिन डॉक्टर अनुपमा, मैं आपके पास एक कॉलर का सवाल लेकर आ रहा हूँ। ये कार्यक्रम में हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ते हैं, तमाम अपनी परेशानी, तमाम अपने सवाल रखते हैं। अमित, एक दर्शक हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी हेलो। जी अमित। सर, मुझे ना 2-3 दिन से ना बॉडी एक बहुत ज़्यादा है और मतलब फीवर आ रहा है और मैंने अभी टेस्ट नहीं करा पाया हूँ। मुझे 2 दिन हुए हैं ऐसे। और मैं ठंडी चीज़ें तो मैंने वैसे बंद की हुई हैं जो प्रिकॉशन के तौर पर, क्योंकि मौसम बदल रहा है, मुझको ऐसा लग रहा है। लेकिन गले में खराशें नहीं जा रही हैं मेरी और फीवर चढ़ रहा है बराबर। मैं नॉर्मल पैरासीटामोल और ये सारी चीज़ें ले रहा हूँ लेकिन फीवर उतर नहीं रहा है और गले में खराश बहुत ज़्यादा है। जी, डॉक्टर अनुपमा। देखिए अमित जी, अभी हमने यही बात की, भविष्य जी ने यही कहा। आप कह रहे हैं आपको 2 दिन से बुखार है, पैरासिटामोल के बाद भी उतर नहीं रहा है, तो आपके लिए हमारी यही सलाह है कि आप एक बार जाइए और अपनी जांच जरूर कराइए। आप अपने डेंगू के लिए भी और कोविड के लिए भी दोनों सैंपल्स करवाइए, जिससे कम से कम ये रूल आउट हो जाए कि आपको डेंगू नहीं है, कोविड नहीं है। उसके बाद अगर आपको सिंपल सीजनल फ्लू है तो उसके हिसाब से दवा लिखी जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर अनुपमा, मेरा एक सवाल यहाँ पर ये है, क्योंकि आमतौर पर जो हम जिक्र कर रहे हैं कि लोग बुखार आने पर सेल्फ मेडिकेट करते हैं खुद को, पैरासीटामोल या अन्य तरह की दवाइयाँ लेकर ठीक होने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं डेंगू के संदर्भ में समझना चाहूँगा, क्योंकि इसका जल्दी रेक्टिफाई होना कितना ज़रूरी है, या फिर अगर हम इसमें डिले करते हैं, टेस्ट नहीं कराते हैं, तो किस स्टेज पर जाकर या कितने दिन बाद डेंगू जो है वो खतरनाक हो सकता है? हाँ, देखिए, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि टाइमली टेस्ट कराइए कि डेंगू भी ये आम वायरल बुखारों से थोड़ा अलग है। जी। इसमें जब वायरस आपके शरीर में आ जाता है तो धीरे धीरे आपकी प्लेटलेट्स कम होने लगती है। जी अब वो कितनी कम होंगी ये आपके शरीर की उस पे प्रतिरक्षण क्षमता पे भी निर्भर करता है और साथ में वायरस के स्ट्रेन पे भी निर्भर करता है। जी तो इसलिए अगर आपने टाइमली टेस्ट कराया है तो आप अपनी प्लेटलेट्स को भी बार बार चेक करवा सकते हैं, जी जिससे हमें ये पता चलता रहेगा कहीं वो कम तो नहीं हुई जी। है। अगर जनरली जो देखने में आता है 4थे या 5वें दिन तक प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं और उसके बाद ये डेंगू हेमरेजिक बुखार जिसको हम कहते जी। हैं, और कई बार प्लेटलेट्स इतनी ज्यादा कम हो जाती है कि वो खतरनाक हो जाती है। जी तो अगर आपको टाइमली ये पता नहीं है कि आपको डेंगू है तो आपने अपनी प्लेटलेट भी नेचुरली आप जांच नहीं करवाएंगे जी। और उसमें अगर कई बार फिर वो ब्लीडिंग होने लगती है और उसमें कई बार खतरा हो जाता है। जी, तो बेहद ज़रूरी है कि वक्त पर इसका टेस्ट कराया जाए और वक्त पर सही जो ट्रीटमेंट है डेंगू को लेकर वो लिया जाए। एक दर्शक हमारे साथ राहुल जुड़ गए हैं रोहतक से। डॉक्टर गुरविंदर, राहुल का सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, 4-5 दिन से मेरे को फीवर आ रहा है जी और बॉडी पेन भी ज़्यादा है। जी पैरासीटामोल वगैरह मैंने लिए हैं लेकिन उनसे कुछ टाइम के लिए तो आराम हो जाता है, जैसे 2-3 घंटे तक तो रिलीफ मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर यही प्रॉब्लम हो रही है। जी ज़्यादा तेज फीवर भी नहीं हो रहा है, हल्का हल्का फीवर हो रहा है। जी। डॉक्टर गुरविंदर। हेलो, राहुल जी नमस्कार। हेलो जी डॉक्टर गुरविंदर, आपने अगर सवाल सुन लिया हो राहुल का तो उसका जवाब, हाँ जी। जी उसका जवाब आपसे हाँ चाहेंगे। जी हाँ जी हाँ जी, मैं राहुल जी को ये पूछना चाहता हूँ कि पहले तो इन्होंने कोई टेस्ट करवाया है अपना बॉडी का, जैसे सीबीसी एक प्रीमियर टेस्ट होता है जिसमें प्लेटलेट काउंट पता चल जाता है कितना है, डब्ल्यूबीसी काउंट पता चल जाता है कितना है। जी राहुल, क्या आपको आवाज़ मिल पा रही है डॉक्टर साहब की?
लगता है उनका संपर्क कट गया है, लेकिन फिर भी डॉक्टर गुरविंदर साहब जो सवाल था उसका एक हाँ जी, हाँ जी जवाब सर, मैं ज़रूर चाहूँगा। मैं जवाब देता हूँ सर इसका। इसमें जो राहुल कंप्लेन कर रहा है सर, इसको बार बार जो जो पीसीएम का इफेक्ट है इसका, जी वो इसका स्लो डाउन हो गया है सर। इसको फीवर सबसाइड डाउन हो जाता है जब ये टेबलेट ले लेता है, जी ठीक है, लेकिन इसको हल्का हल्का फीवर रहता है। तो इसमें जो मैम ने बोला कि हमें टेस्ट करवाना चाहिए, ये मैंडेटरी हो जाता है सर इसमें, जी कि राहुल को 3 दिन से फीवर है। अगर उन्होंने हर थर्ड डे पे भी मान लो, पहले फर्स्ट 2 दिन तो पेशेंट बिल्कुल इग्नोर कर देता है, अगर हमने थर्ड डे पे भी इसका टेस्ट करवा लिया होता तो फिर अपने को पता चल जाएगा सर कि डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है और प्लेटलेट काउंट कितना है, जी ठीक है, और एक डायग्नोसिस बन जाएगा कि वेदर इट इज डेंगी, वेदर इट इज मलेरिया, या वेदर इट इज नॉर्मल वायरल फीवर। जी और पेशेंट कंटिन्यू फीवर की शिकायत नहीं कर रहा है उसमें, तो कंटिन्यू फीवर तो उसमें आ नहीं रहा है और पैरासीटामोल लेने के बाद ये सबसाइड भी हो रहा है। तो इसमें इसको थोड़ा सा हम अगर टेस्ट की और करें तो इसमें हमने को डिफरेंशिएट करना थोड़ा आसान हो जाएगा कि ये वायरल फीवर है या डेंगू फीवर है, क्योंकि वायरल फीवर के भी जो सिम्टम है वो मैच करते हैं डेंगू फीवर से। जी चलिए ठीक है, तो वापस लौटूंगा डॉक्टर गुरविंदर आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल अपना सवाल पूछने के लिए। कुणाल एक दर्शक बरेली से जुड़ गए, कुणाल का सवाल लेकर अनुभव जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। कुणाल बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्ते। जी सर मुझे ना 3 दिन पहले मुझे वोमिट उल्टियाँ आई थी, कुछ मैंने बाहर खा लिया था, तो उसके बाद ये जब वो वोमिट आने शुरू हुए तो मैंने खाना बंद कर दिया था। जी लेकिन मुझे ना वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, वोमिट अब कुछ खाया नहीं जा रहा, भूख बिल्कुल बंद हो गई है और स्लाइट हल्की सर्दी सी लग रही है मुझे। जी तो मतलब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है मुझे, प्लीज़ बता पाएँ। जी बिल्कुल डॉक्टर अनुपमा, आप आपसे इसका जवाब चाहूँगा, और साथ में ये भी क्या उल्टी या इस तरह की जो शिकायतें हैं, लूज मोशंस की अगर बात की जाए तो ये भी क्या चीज़ें डेंगू के लक्षण हो सकते हैं? कि उन्होंने आपको कहा है साथ में कि मैंने कुछ खा लिया था बाहर, तो बहुत ज्यादा चांसेस है जी कि उनको कुछ फूड पॉइजनिंग कुछ हुई है। जी लेकिन क्योंकि साथ में बुखार भी है तो थोड़ा सा इन्फेक्शन वाला पार्ट भी है, जी तो इनको अपने आसपास किसी डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। इनकी भूख भी ये कह रहे कम हो गई है, तो इसलिए एक बार जांच कराना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है कोई और साथ में प्रॉब्लम हो, हेपेटाइटिस टाइप कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो बिना जांच करे बिना दिखाए इस चीज के बारे में कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। डेंगू आमतौर पे पेट की प्रॉब्लम से नहीं देखने में आता, बट कई बार जी रेयर सिम्टम्स में डेंगू में भी हमें डायरिया देखने को मिल जाता है। जी और डेंगू का जांच बुखार के लिए कराना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि ये बीमारी, जैसा आपको पता है, कि मच्छर से फैलती है। आप इन्फेक्टिव हैं, आपको मच्छर ने काटा, तो वो आपका वायरस लेके फिर दूसरे को भी इन्फेक्ट करेगा, जी तो हम कंटेनमेंट मेजर जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। जी इसलिए बहुत जरूरी है कि टाइमली आप अपनी जांच कराएं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल अपना सवाल पूछने के लिए। एक दर्शक हेमंत जगाधरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमंत पूछिए अपना सवाल। सर ये जो डेंगू का मच्छर है जिससे काटने से होता है, जी क्या इसकी एक बाइट ही काफी है स्प्रेड आउट करने के लिए? अगर वो एक बार ही काट गया तो वो मतलब कंटेमिनेटेड हो जाएगा। जी चलिए ठीक है, आपका सवाल डॉक्टर गुरविंदर आपसे जवाब चाहूँगा। वो पूछ रहे हैं कि भाई क्या अगर जो जिस मच्छर के काटने से डेंगू होता है, अगर वो महज एक बार काट ले तो क्या चांसेस हैं कि उसमें भी डेंगू हो सकता है? हाँ जी सर, अगर वो इसमें चांसेस ये हैं सर कि अगर वो किसी पहले उस मच्छर ने इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया हुआ है तो वो लाइफ साइकिल मेंटेन करेगा सर, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं सर जी इसमें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर गुरविंदर एक सवाल और, ये बचाव क्या कुछ है, क्योंकि लक्षण हम देख रहे हैं, क्या कुछ लक्षण इसमें सामने आते हैं, किस तरह से एक बदलते मौसम में खुद को इस बीमारी से दूर रखा जा सके, क्या वो चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें सर जो मेन जो डेंगू सीजन है सर, इसमें एक तो सर इसमें जो फ्रेश वाटर की जो एक्यूमुलेशन है ना सर, उस पे अपने को वो स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए कहीं पे, जो फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए। स्टैग्नेंट वाटर मीन जैसे आरओ का पानी है अपने घर में से निकलता है, जी ठीक है, तो हमें उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना चाहिए, जैसे डीजल ऑयल डाल दिया तो वो क्या करेगा, एक थिक फिल्म बना लेगा उसके ऊपर,
जी। तो जिससे मच्छर का जो नया लार्वा है वो नहीं बनेगा। ठीक है, अब जहाँ पे भी फ्रेश वाटर के जो रिसोर्सेज हैं, जैसे अपने गमले हैं, मान लो कूलर हैं, या मान लो आरओ की जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पे है, जैसे गांव में कई गड्ढे होते हैं उनमें पानी भर जाता है, या पब्लिक हेल्थ की जो पाइप्स हैं वो लीक करती हैं वाटर सप्लाई की, तो हमें वहाँ पे ध्यान देना है कि ये सारी चीजों पे हमें कंट्रोल करना है। वहाँ पे हमें थोड़ा सा डीजल डाल देना है। जी। नहीं तो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स होती हैं वो फॉगिंग करवाते हैं, जी। फॉगिंग से भी ये मच्छर मर जाता है। जी। रेगुलरली दिल्ली सिटीज में ये होता रहता है फॉगिंग। जी। चलिए ठीक और है। अपने बचाव के लिए सर इसमें अपने को फुल स्लीव कपड़े पहन के रखने हैं जी। और सॉक्स पहन के रखनी है शाम के टाइम पे, या अपने को जो भी मान लो हम ट्रैवलिंग करते हैं तो या किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे मान लो जो गार्डन वगैरह हैं वहाँ पे पानी मॉर्निंग में पड़ा होता है तो उसमें फ्रेश वाटर पे ये सबसे ज्यादा मच्छर आता है सर। जी। तो फुल स्लीव के कपड़े पहन के रखें, सॉक्स पहन के रखें, अपनी बॉडी को जितना हो सके कवर करके रखें और हाइड्रेट रखें। अगर पानी की जो मात्रा है, जो लिक्विड की जो मात्रा है वो फुल पिए इस सीजन में, क्योंकि बॉडी अगर हाइड्रेट होगी तो डेंगू की मेन जो प्रॉब्लम है वो डिहाइड्रेशन है, वॉमिटिंग होगी तो उसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा। जी। तो बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी पिए, एक्सरसाइज करें, ये सब तरीकों से बच सकते हैं। जी। चलिए ठीक है। अनुपमा जी, एक मेरा सवाल, क्योंकि देखिए हरियाणा सरकार में कई तरह के डिसीजंस लिए गए हैं डेंगू को लेकर भी। मैं समझना चाहूँगा क्या कुछ तैयारियां प्रशासनिक तौर पर, सरकारी तौर पर या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? किस तरह से एक बेहतर एक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को मुहैया कराया जा सके, और डेंगू से बचने के लिए वो कौन से अहम कदम हैं ताकि बेहतर मेडिकेयर लोगों को मिल पाए? देखिए, सबसे पहले तो हम बचाव की ही बात करेंगे, क्योंकि अगर बीमारी हो ही नहीं तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जी। तो उसी के लिए हमारी टीम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काम करती है जी। और उसमें हम लोगों को मौका देते हैं संडे ड्राइंग डे। जी। संडे छुट्टी होती है आमतौर पे, तो वो कुछ देर अपने घर में चेक करें कि कहीं कोई ऐसी चीज ना हो जिसमें पानी रुका हुआ हो। जी। वो छत पे जरूर जाएं। ये हम उनको सबको समझाते हैं कि कई बार छत पे कोई टूटी हुई चीज पड़ी है जिसमें बारिश का पानी आके रुक गया, और मच्छर के लार्वा के लिए वो काफी होता है। दूसरा, हमने उनको मसला देते हैं 3K का। 3K में है कूड़ा, कि कहीं कूड़ा इकट्ठा ना हो, जी। छत पर कबाड़ इकट्ठा ना हो, जी। और कपड़े जो है वो पूरी बाजू के पहने जिससे मच्छर उनको ना काटे। बाहर जब भी निकलते हैं तो रिपेलेंट यूज करें। जी। इन सारी सावधानियों के बावजूद भी अगर डेंगू हो गया है तो जांच के लिए सरकार की तरफ से रेट फिक्स की गई है। जो एलाइजा टेस्ट, NS1 एलाइजा जो हम करवाते हैं डेंगू के लिए, जी। कि 600 रुपए रेट, प्राइवेट में भी फिक्स है, सरकारी में वो फ्री ही होता है। जी। इसी तरह अगर जरूरत पड़ गई किसी को प्लेटलेट, पहले ये सिर्फ BPL के लिए फ्री था, पर अब सभी सरकारी अस्पतालों में जी। प्लेटलेट बिल्कुल फ्री है डेंगू के मरीज के लिए जो हरियाणा का निवासी है जी। और जिसने एलाइजा टेस्ट कराया है, उसको फ्री प्लेटलेट मिलती हैं सरकारी अस्पतालों में। जी। चलिए ठीक है। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शैलेंद्र हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, नमस्कार, और मैडम को भी नमस्कार और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है कि क्या डेंगू के मच्छर कहीं पे भी हो सकते हैं, या कुछ इसका पर्टिकुलर एक जगह है कि यहाँ पानी इकट्ठा हो वहाँ पे हो सकते हैं, टंकी में पानी, जैसा कि विज्ञापनों में दिखाया जाता है, ऐसा कुछ है? डॉक्टर गुरविंदर। हाँ जी सर, अच्छा सवाल है सर ये। जी। डेंगू का जो मच्छर है, ये इसका जो मेन जो होता है वो लार्वा तो पाया जाता है सिर्फ फ्रेश वाटर में। जी। ठीक है, बाकी इसका मच्छर जो है वो रिसोर्सेज में ही पाया जाता है सर, कि जहाँ पे पानी स्टेगनेंट होगा वहां पे ही ये होगा। रिसोर्सेज इसके और भी बहुत है, क्योंकि मच्छर है ये, इसका जो लाइफ साइकिल है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्टेगनेंट वाटर में है, ये अपना राउंडिंग या रिसोर्स रिडक्शन में आता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। जहाँ पे इसको रिसोर्स मिला अपने उस मान लो ब्रीडिंग का, तो ये वहां पे इकट्ठा हो जाता है। ये वहां पे जितना लार्वा बनेगा उतना एरिया में ये फैलता रहेगा। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत अपना सवाल पूछने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि आपको अपना जवाब मिला होगा, और आप भी हमें कॉल करके अपना सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। किसी भी तरह का कंसल्टेशन आपको चाहिए डेंगू के बारे में तो आप ले सकते हैं।
और एक अपील भी मैं आपसे करूंगा कि जब आप अपना सवाल पूछें तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दें। इससे बेहतर तरीके से आप अपना सवाल पूछ पाएंगे और उतनी ही बेहतर तरीके से आपको आपका जवाब भी मिल पाएगा। डॉक्टर अनुपमा, जैसे हम बात कर रहे थे, क्या कुछ कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उठाए जा रहे हैं? जो फीस है प्राइवेट अस्पतालों में टेस्ट की, वो भी एक तय की गई है। सरकारी अस्पतालों में वो फ्री है। एसडीपी को लेकर भी आपने जानकारी दी। मैं समझना चाहूँगा क्या बेड्स की या जो वार्ड्स जो बनाए जाते हैं उनको लेकर क्या कुछ किया गया? क्या अलग से इसके वार्ड सरकारी अस्पतालों में या स्वास्थ्य केंद्रों में बनाए गए हैं? किस तरह की व्यवस्था है? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है वशिष्ठ जी पहले ही ये सोचते हुए ही, पिछले सालों का ट्रेंड देखते हुए जी हम अपनी सभी अस्पतालों में पहले ही डेंगू के लिए बेड चिन्हित कर लेते हैं और उनकी मॉस्किटो प्रूफिंग करा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि अगर आपने बेड तो दे दिया पेशेंट को, पर अगर वो मॉस्किटो प्रूफ नहीं है कि मॉस्किटो नेट नहीं लगाया है, जी तो जो इन्फेक्टेड मरीज है वो जब उस बेड पे लेटेगा तो जो मच्छर उसको काटेगा वो फिर इन्फेक्ट हो जाएगा और वो आसपास जो बाकी मरीज है उनको भी इन्फेक्ट कर सकता है। जी तो ये पहले ही तैयारियां कर दी जाती हैं सीजन आने से पहले, और बेड आइडेंटिफाई करके उसकी मॉस्किटो प्रूफिंग कर दी जाती है कि भाई ये डेंगू वार्ड होगा या डेंगू का पेशेंट है। जी ठीक है अनुपमा जी, वापस लौटूंगा। एक और सवाल आपके लिए मेरे पास है, लेकिन डॉक्टर गुरविंदर, जो ये मस्कीटो रेपेलेंट आते हैं, ये क्या पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं एक अडल्ट के लिए या फिर बच्चों के लिए भी? क्योंकि आमतौर पर देखा गया है जब ये रेपेलेंट लगाते हैं तो उस पर लिखा भी होता है कि ध्यान से इसको यूज़ किया जाए, और आमतौर पर ये कहा जाता है कि जब रेपेलेंट लगा लेते हैं तो हाथ को मुंह से दूर रखें थोड़ा। तो क्या ये पूरी तरह सुरक्षित है? क्या सुरक्षित तरीका है मच्छरों से खुद को बचाने का? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो केमिकल्स बेस्ड जो मॉस्किटो रेपेलेंट आते हैं सर, आपने ऑफिस में भी देखा होगा जी ठीक है, वो लगे होते हैं, एक लोकल ब्रांड के भी आते हैं ये। सर, इनमें जो केमिकल यूज किया जाता है, जैसे हम घरों में नॉर्मली रूटीन में देखते हैं कि रूम में भी लगाते हैं हम, जी इसकी जो फ्यूम्स होती हैं ये मतलब बिल्कुल मैं आपको कहता हूँ अनहेल्थी होती हैं। ये क्रिएट कर सकती हैं अस्थमा के अटैक को भी क्रिएट कर सकती हैं। लाइक एक जो आई डोंट वांट टू टेक दैट नेम ऑफ दैट थिंग्स दैट फ्यूम्स, इसकी जो फ्यूम निकलती हैं, जैसे कोई भी अपन ब्रांड की ले लें तो हम उनको लगा के सो जाते हैं, तो ये आई थिंक ये कई बार मैंने ऐसा देखा है कि अस्थमा के अटैक को भी ट्रिगर कर देती है जी। तो ये, और मॉस्किटो जो रिपेलेंट की आपने बात करी है, जैसे कोई भी ब्रांड का आप लगा देते हैं बॉडी पे, तो मॉस्किटोज में भी सर अडेप्टेशन होती रहती है जी। मॉस्किटो में भी अडेप्टेशन होती रहती है। आपने कॉमनली सुना होगा कि मैंने ये ब्रांड का वो लगाया तो उससे तो सर मच्छर मान लो मरते ही नहीं है। तो मॉस्किटो अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है सर जी। तो मॉस्किटो में भी ये चेंजेस आते रहते हैं। ये 100% श्योर नहीं कह सकते कि हमने रेपेलेंट लगा दिया तो हम सेफ हैं। इसका एक ही तरीका है सोर्स को डिस्ट्रॉय करने का, जहाँ पे उनकी ब्रीडिंग हो रही है उनके लार्वा को डिस्ट्रॉय करने का, जी। फ्रेश वाटर की स्टैग्नेशन को रोकने का और अपनी बॉडी को पूरा कवर करके रखने का। जी चलिए, तो कहीं ना कहीं इसको ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, और जो अडेप्टेशन की नहीं सर, नहीं। जी। और जो अस्थमेटिक बच्चे हैं, जैसे अभी ये सीजन चेंज हो रहा है ठीक है, तो इनके जो माता पिता है ये क्या करते हैं, रूम बंद कर देते हैं और उसकी फ्यूम्स लगा देते हैं जी। तो जो फ्यूम्स से जो मान लो जो उसकी फ्यूम्स है वो बच्चा उसको इनहेल करता है जी। ठीक है। तो मैंने कई छोटे छोटे बच्चे देखे हैं जिनको अस्थमा का अटैक आ जाता है क्योंकि वो प्री अस्थमेटिक होते हैं पहले से जी। तो ये इसकी जो मेन प्रॉब्लम रहती है फ्यूम्स की तो ये रहती है। और रेपेलेंट्स का सर 90 ये नहीं कह सकते कि हम 100% श्योर हैं वो। जी चलिए ठीक है, इस पर आगे बातचीत जारी रखेंगे। एक दर्शक किशन हमारे साथ रेवाड़ी से जुड़ गए हैं। किशन, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्ते। जी सर, ये जो प्रोग्राम आप जो चला रहे हैं वाकई में बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं आप, क्योंकि सीजन भी चेंज हो रहा है। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि डेंगू और ये जो चिकनगुनिया का तरीके के ऊपर जीका वायरस है जी। तो हरियाणा में क्या इस तरीके का जीका वायरस का प्रकोप हो सकता है कि क्योंकि यूपी से जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी डरा रही हैं जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हरियाणा में जीका वायरस कुछ इस तरीके से हो सकता है और उसमें बचाव अगर हम करें तो क्या प्रिकॉशंस हमको लेने होंगे? जी बिल्कुल। डॉक्टर गुरविंदर, इसका जवाब आप दीजिएगा। मैं इसमें एक और अपना सवाल ऐड कर दूं, क्योंकि जीका वायरस भी कहा जाता है कि एक प्रकार के मच्छर से ये होता है,
क्या इस तरह का इसमें डिफरेंस होता है, या चिकनगुनिया या मलेरिया की हम बात करें तो क्या डिफरेंस इन तमाम बीमारियों में है? हाँ जी सर, मैं बताता हूँ सर। जो मलेरिया है, जी मलेरिया फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक की बात करें तो मलेरिया तो सर, मलेरिया के जो मच्छर हैं सर, जो मच्छर है वो एक अलग है जी डेंगू का, जी ठीक है। और जीका वायरस भी एक फ्ली बाइट फीवर है, ये तीनों ही सर फ्ली बाइट फीवर में आती है, जी ठीक है। इसको हम मॉस्किटो में हम फ्ली बाइट फीवर की कैटेगरी में रखते हैं। जी जो मलेरिया है वो एनोफ्लीज के है, एनोफ्लीज नाम का मॉस्किटो होता है, और जी जो डेंगू है वो एडीज नाम का मॉस्किटो होता है। जी बट मलेरिया का जो मॉस्किटो है उसका ये डिफरेंस है सर कि वो कहीं भी ग्रो हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो डेंगू का है वो फ्रेश वाटर पे ग्रो होता है। जी और मलेरिया के सब टाइप्स हैं आगे की। मलेरिया काफी टाइम प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, प्लाज्मोडियम ओवैक्स है, और डेंगू का तो सर इसमें एक ही है कि डेंगू के सीवियरिटी आगे कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीज हो जाते हैं। जी और जो जीका वायरस की केस की जो वो सही कह रहे हैं जो अपने दर्शक हैं, जीका वायरस की जो स्थिति है वो वाकई चिंताजनक है। जी बट अभी तक जीका वायरस का हरियाणा में कोई भी केस ना तो न्यूज में रिपोर्ट हुआ है, अगर और डायग्नोस भी नहीं हुआ है इसका। जी अभी तक इसका जो मेन जो है हरियाणा में इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो केस रिपोर्ट हो रहे हैं वो डेंगू के ही हो रहे हैं। जी इसलिए हम फिर भी ये बार बार इसी बात पे जोर देते हैं कि अर्ली से अर्ली डायग्नोसिस होनी चाहिए। जी जो मैम ने बताया अलीजा टेस्ट वो बिल्कुल फ्री है हॉस्पिटल में हरियाणा में। जी तो बार बार ये मेरी अपील है दर्शकों से भी, हर तीसरे दिन तक 2 दिन तक या 1 दिन तक देखो, अगर नॉर्मल सिम्टम्स हैं तो आप उन पे पैरासिटामोल का इंटेक कर सकते हो, और जी वो की लिमिटेड डोज में, ताकि ये नहीं होना चाहिए कि 4 बार दिन में पैरासिटामोल खा लिया आपने। 2 बार पैरासिटामोल ले सकते हैं आप लिमिटेड डोज में बॉडी वेट के हिसाब से। लेकिन अगर नहीं सुसाइड हो रहा तो आप सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, वहां पे डेंगू NS1 एजेंसी किट्स हैं, और वो लोग बिल्कुल ये 15 मिनट्स का ही टेस्ट है। आप जी जाइए, आप उनको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क कीजिए, आपका वहां पे डायग्नोस करवाइए, और फिर एक अच्छे सेंटर से आप वहीं से दवाई लें जो एक अंडर ऑब्जर्वेशन हो गया आपके जो सिम्टम्स हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का खबरफास्ट के साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर गुरविंदर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अनुपमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो डेंगू को लेकर आमतौर पर जब ये धारणाएं होती है कि सेल्फ मेडिकेयर से हम बुखार या इस तरह की बीमारियों को ठीक कर लेंगे, लेकिन अभी जब डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है तो सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जल्द से जल्द डेंगू को लेकर टेस्ट कराने की ज़रूरत है ताकि ये वक्त पर रेक्टिफाई हो और इसका ट्रीटमेंट आपको जल्द से जल्द मिल पाए। तो इसी के साथ आपका डॉक्टर में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।